हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दिव्या साहू। मैं 2 साल पहले कनाडा में आई थी और आज 2023 में मेरा ब्रदर आया है। मैं उससे उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछूंगी। वीज़ा एक्सपीरियंस उसका कैसा था, इमिग्रेशन कैसा हुआ, फ़्लाइट उसने कैसे बुक कराई और ही बुक द चीपेस्ट फ़्लाइट। सो लेट्स टॉक टू हिम। सो यस ब्रदर, अब तक आपको कनाडा कैसा लगा? सब बढ़िया था। इमिग्रेशन वगैरह भी अच्छा था और वहीं से सारे हम्बलनेस, कोऑपरेटिव नेचर आसपास का सभी का स्टार्ट हो गया था। जैसे मैं कहीं पे भी आता जाता हूँ, किसी को क्रॉस कर रहा हूँ तो सभी में पूछें हाय, हेलो, हाउ आर यू। बस में चढ़े हैं, उतरे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, उन्होंने पूछा हाल चाल ड्राइवर का भी। तो काफ़ी बढ़िया नेचर है, फ्रेंडली नेचर है सभी का। और वही एनवायरनमेंट वगैरह भी सब कुछ बढ़िया है अपना। वो कहते हैं कि दूसरे देश में जाके तो कोई किसी ने कोई पूछता है को नहीं, शामी आला नहीं जानता। पड़ोस में एक दूसरे ने कोई कुछ नहीं पूछता है। यहाँ पे तो अननोन भी से अननोन ने भी पूछने लग रहे हैं, तो नोन ने तो पूछे ही हैं। तो सही है, बढ़िया मज़ा आ रहा है। यहाँ पे सभी बैठे हैं पार्क में, अपना धूप निकल रही है। तो अभी तक आपका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है सो फार? हाँ, बैड एक्सपीरियंस रहा है। जैसे सब कहते रहते हैं कनाडा बहुत पीसफुल कंट्री है, कोई क्राइम नहीं है, यूँ नहीं है। तो अभी मैं जैसे दूसरा ही दिन हुआ था मुझे आए हुए, तो मैं बस में जा रहा था यहीं पास में। तो 2 पुलिस ऑफिसर चढ़े बस के अंदर और सारे पैसेंजर्स को देखने लगे लेफ़्ट राइट, कौन क्या आए यूँ। तो मैं यूँ देख रहा हूँ ये क्यों आए हैं, इन्हें सवारी करनी है, कई मैटर है। तो इन्हें 2 लड़कों को पॉइंट आउट करा छोटे से, एक बोला तुम दोनों खड़े हो जाओ। तो मैं दोनों खड़े करके उन्होंने बुला लिया और वहीं पर हथकड़ी लगा दी। दोनों आ गए, गिरफ्तार करके ले गए। बाद में न्यूज़ में आया कि उन्होंने फायरिंग करी थी। तो आते बहुत डेंजरस एक्सपीरियंस सा लगा। सो नाउ ब्रदर, आपने कनाडा को ही सिलेक्ट क्यों किया था? कनाडा सेलेक्ट करने के बहुत सारे रीज़न थे। अब ऑप्शन वही हैं, अपने पास लिमिटेड ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, पर एक लिमिटेड हम नैरो चॉइस डाउन कर लेते हैं कि अपने पास यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। तो इन कंट्रीज़ के अंदर से अपने को चूज़ करना होता है। अब यूके का तो रिसेशन चल रहा था, तो वहाँ का तो मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की बात थी। अब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के कंपैरिजन में मेरा आईटी का फील्ड था, तो आईटी की फील्ड के अंदर मुझे कनाडा ज़्यादा ठीक लगा था कि मैं कनाडा के अंदर स्कोप ज़्यादा है। पर ओवरऑल दूसरी अगर पार्ट टाइम जॉब्स की दूसरी बात देखी जाए तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़्यादा थी। जो कॉस्ट थी जाने की वहाँ पे वो कम थी, स्टडी के लिए आसान था। तो काफ़ी सारी चीज़ों में ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए इजी लग रहा था। पर एक सिर्फ बेनिफिट था कि यहाँ पर आईटी सेक्टर की जॉब्स ज़्यादा हैं और फ्यूचर आईटी में ज़्यादा है। दूसरा क्या था, मेरी सिस्टर भी यहीं पर रहती है कनाडा में ही। अब मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ या कनाडा में रह जाए, एक करके भाई ऑस्ट्रेलिया फिटन जाऊँगे, कनाडा फिटन जाऊँगे, वह दिक्कत हो जाएगी। तो कनाडा फिर मैंने इसलिए भी आना ही पड़ा था। तो वरना अगर ये 1-2 चीज़ नहीं होती तो मैं भी ऑस्ट्रेलिया जाता। तो चलो अब आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि आपने इंडिया में कौन सा कोर्स स्टडी करा था और उसके बेसिस पे आपने यहाँ पे कनाडा में कौन सा कोर्स लिया है। मैंने 10th और +2 दोनों हरियाणा बोर्ड से करी थी, पर मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैथ ऑनर्स में करी थी ग्रेजुएशन। तो अब वहाँ पे तो मेरी फील्ड आईटी की नहीं थी वैसे तो, पर मेरा हमेशा से था कि मैंने डाटा साइंस के अंदर कुछ करना है, डाटा साइंस के अंदर अपना पढ़ाई करनी है। मैं इसका स्कोप ज़्यादा है, पैसे इसमें ज़्यादा मिलेंगे। तो वह वाली एक थिंकिंग थी। तो उस थिंकिंग के बेस पे वह मेरी फ्यूचर की फील्ड मैंने आईटी अपना चूज़ कर रखी थी। तो अपने के इधर फिर मैं अपने डाटा साइंस से रिलेटेड कोर्स देखने लगा। तो मैंने सबसे बढ़िया कोर्स लगाया था यहाँ पे, बिग डाटा एनालिटिक्स, लैम्पटन कॉलेज के अंदर। तो मैं उसी कोर्स में आया हूँ, वही कोर्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था। मैं सिर्फ एक इसी कोर्स में अप्लाई करा था कनाडा में, और किसी कॉलेज में और किसी कोर्स के अंदर मैंने अप्लाई भी नहीं करा था। सबसे पहला स्टेप जो था वो कंप्लीट हो चुका था, कोर्स का सिलेक्शन हो चुका था कौन सा लेना है, कॉलेज का सिलेक्शन हो चुका था कि कौन से कॉलेज में जाना है। नेक्स्ट इज़ अबाउट फाइलिंग द वीज़ा। स्टडी वीज़ा लगाने के लिए यश आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे? अब कॉलेज और कोर्स तो सिलेक्ट हो गया था, पर उसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आइल्स चाहिए थी। तो सबसे पहले तो आइल्स का एग्ज़ाम दिया। आइल्स का एग्ज़ाम देने के बाद उनके वहाँ अप्लाई किया, तो उन्होंने दूसरी चीज़ मेरे को दे दी, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद मैंने उनकी फिर फ़ीस फिल कर दी। हो गई 3 चीज़ें। फिर चौथी चीज़ होगी जीआईसी की। तो ये तो होगी शायद चारों की चारों बेसिक चीज़ें। अब वीज़ा के अंदर क्या क्या गया, ये चारों चीज़ें आपने लगा दी। अपनी जीआईसी लगा दी, फ़ीस लगा दी, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लगा दिया, आइल्स का रिज़ल्ट लगा दिया। अब 5वीं आपने क्या चीज़ लगानी है, अपना अपनी एजुकेशन की सारी ट्रांसक्रिप्ट्स लगानी है। मतलब 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में आपने क्या क्या पढ़ा है वो सारा लगा दिया। क्या क्या आपके पास सर्टिफिकेट है वो सारे लगा दिए।
फिर आपने क्या लगाना है फाइनेंशियल सपोर्ट का, कि घर वालों के पास भी इतने पैसे हैं नहीं हैं, तो अपनी जो भी आपकी इनकम है और हैं ITR हैं घर वालों की, तो फिर वो सारी आपने फाइनेंशियल उसके अंदर डालनी है। अब एक मेन डॉक्यूमेंट होता है SOP। अब SOP सबसे मेन क्यों होता है, क्योंकि उसी के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी होती हैं। ऑफिसर ना आपको जानता है कि आप कितने होशियार हो, नालायक हो, क्या नहीं हो। एक SOP आपका डॉक्यूमेंट रहेगा कि उसको आपकी इंटेलिजिबिलिटी का पता चलेगा कि हाँ भाई ये लड़का कितना इंटेलिजेंट है, कितना क्या है। अब उस SOP में अपना अपना गैप है और आपने सब कुछ उसी के अंदर एक्सप्लेन करना है, सारी चीज़ें उसे में बतानी है। और वही एकमात्र डॉक्यूमेंट है जो आपको बताएगा कि आप भाई आप वहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हो, वहाँ पे आपको वहाँ जाकर स्टे करने का कोई चांस नहीं है। ना आप रुकना चाहते हो, आप पढ़ के यहाँ पे वापस आना चाहते हो। SOP में आपने सबसे ज़्यादा क्लियर कट एंड क्लियर ये बात लिखनी होती है। यस, अब आपकी फ़्लाइट के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, क्योंकि जब मैं सर्च कर रही थी इंडिया टू कनाडा की फ़्लाइट, 1.5 लाख से कम की कोई फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। एंड स्पेसिफिकली कोई भी ऐसी फ़्लाइट मिलनी बहुत मुश्किल थी जो आपको 2 बैगेजेस अलाउड कर रही हो 20-23 kgs के। सो आपने कौन सी फ़्लाइट सेलेक्ट करी? आई नो कि आपने चीपेस्ट फ़्लाइट सेलेक्ट करी है। सो हाउ डिड यू डू दैट, वेयर डिड यू फाइंड दैट फ़्लाइट और कितने में करी? फ़्लाइट का मेरा ऐसा था कि जब फ़्लाइट देख रहे थे इंडिया टू कनाडा की, मेरा वीज़ा वगैरह सब आ गया था, हो गया था, तो फ़्लाइट जब देख रहे थे तो सारी फ़्लाइट्स 1 लाख से ऊपर की थी, 1.25 लाख की, 1.5 लाख की यूँ थी। और उन 1.25 लाख की फ़्लाइटों में भी एक ही बैग अलाउ कर रहे थे, 2 बैग अलाउ नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक 23 किलो वाला बैग। तो मैं वो ऑप्शन क्या देखने लगा कि मैं ब्रेक लेके चला जाऊँ, कि मैं यहाँ से दिल्ली से दुबई चला जाऊँ, दुबई से फिर मैं टोरंटो चला जाऊँ। तो मेरे को वो मैं ऑप्शन देख रहा था, तो फिर मेरे को चीप पड़ रहा था वो, कि मैं यहाँ से दिल्ली से दुबई की एक सेपरेट फ़्लाइट लूँ और एक दुबई से टोरंटो की सेपरेट फ़्लाइट लूँ। पर उसमें भी फिर वही प्रॉब्लम आ रही थी कि ऐसे 2 टिकट कैसे लेके जाओगे, वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी क्या नहीं है। तो काफ़ी टेंशन हुआ थी कि पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैं लोकेशन चेंज करके देखने लगा कि मैं दिल्ली की जगह मैं और कहीं पे देखूँ, मैं मुंबई से देखूँ, मैं जयपुर पे देखूँ, अमृतसर पे देखूँ, कि हो सके कहीं और किसी और लोकेशन पर मैंने सस्ती मिलती हो फ़्लाइट बजाय की दिल्ली के। तो मैंने मुंबई से सस्ती मिल रही थी, मुंबई से फ़्लाइट थी टोरंटो की, वाया कैरो एक ही स्टॉप था उसके अंदर। और तो मैं उस फ़्लाइट के अंदर आया था और वह फ़्लाइट मेरी थी सिर्फ और सिर्फ 54,000 रुपये की। जैसे ना फ़्लाइट बुक करनी हो तो अब देखो 2 तरीके होते हैं, एक तो आप खुद बुक करो, एक एजेंट के थ्रू बुक कराओ। अब किसी को बिल्कुल ही जैसे अपने गांव में आकर है घर वाले या ना बुक करनी है, तो उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती कि कैसे बुक करें कैसे नहीं करें, तो वो तो एजेंट के थ्रू ही चले जाएँ, उन्हें नॉलेज हमें बता देंगे। पर उससे पहले भी और दूसरे जो थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखे हैं, हमें सारे एक बार अपनी फ़्लाइट ऑनलाइन ज़रूर देख लें। कुछ नहीं करना, गूगल पर सर्च करना है दिल्ली टू टोरंटो, और कुछ नहीं आता तो इंडिया टू कनाडा सर्च कर देना, फ़्लाइट इंडिया टू कनाडा फ़्लाइट इतना लिखना है। सारी फ़्लाइट निकल के आ जाएंगी कि इस डेट की इतने इतने रुपए की फ़्लाइट है, ये वाली फ़्लाइट है। तो अब उसमें चीपेस्ट कैसे सेलेक्ट करनी है, आप अपनी डेट सेलेक्ट कर लो। अब मैं जैसे देख रहा था तो मैं 7 अप्रैल के बाद की देख रहा था पहले, पर मेरे को फिर ये वाली अलग अलग डेट चूज़ करके मैं देखने लगा, तो मेरे को पहले वाली सस्ती मिली तो मैं जल्दी आ गया। तो वही आप कर लेना, अलग अलग डेट पे फ़्लाइट के रेट चेक कर लेना, अलग अलग ऐप्स पे देख लेना। एक बार आपने गूगल पे देख लिया, उसके बाद आप फ्लिपकार्ट पे देख लेना, एक अडानी वन करके है ऐप, उस पे देख लेना। तो यूँ अलग अलग ऐप्स पे देखते रहना, और गूगल के ऊपर भी रात में 12 बजे के बाद देख लेना, क्योंकि उस टाइम थोड़े से रेट का फ्लक्चुएशन कम रहता है और चीप रेट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इनकोग्निटो मोड लगा के देख लेना, ठीक है। तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने फ़्लाइट के रेट सस्ते मिल जाएंगे, अलग अलग डेट से, अलग अलग ऐप से, टाइमिंग अपने देखना, ये चीज़ है। और आपकी एक ये बात भी तो थी कि वही फ़्लाइट 2 दिन के बाद 1.5 लाख की होगी थी, इज़ इट राइट? हाँ, तो जैसे मैंने बुक की थी, तो जिस दिन मैंने बुक की ना उसके 2-3 दिन बाद ही वो फ़्लाइट 1.5 लाख की हो गई थी, और बाय द टाइम वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए की हो गई थी वही वाली फ़्लाइट। सो इससे एक बात ये साबित हुई कि आपको रेगुलर अपनी सर्च करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक दिन देखा 2 दिन देखा और अपनी बुक कर दी। फॉर 1 वीक एटलीस्ट डू योर रिसर्च।